हाय गाइस। सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने चार्ज पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, करंट पढ़ा। तो 3 पार्ट खत्म हुए, ये हमारा 4th पार्ट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ में हम क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन कि भाई ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है। देन हम वही डेफिनेशन से डेरिवेशन, डेरिवेशन से हम देखेंगे उसके बाद ग्राफ, एंड सबसे एंड में देखेंगे रेजिस्टेंस टर्मिनोलॉजी। हम सिर्फ रेजिस्टेंस समझेंगे कि भाई रेजिस्टेंस है क्या, और पर पूरा कॉन्सेप्ट अलग से रेजिस्टेंस का देखेंगे, रेजिस्टिविटी का देखेंगे, वो अलग से कॉन्सेप्ट है। इसमें हम समझते हैं भाई ओम्स लॉ क्या होता है। तो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। कौन थे? जॉर्ज साइमन ओम। लास्ट सरनेम उनका ओम है और उन्होंने इसको डिस्कवरी किया था, तो इस वजह से उसका नाम ही क्या पड़ेगा भाई? ओम पड़ेगा। ठीक है, ये तो होता है अक्सर, जो भाई खोज करता है उसके नाम पे पड़ जाता है। लेकिन एक्चुअली में जॉर्ज साइमन ओम ने किया क्या, और क्या है ये ओम्स लॉ, क्या कहता है? तो जॉर्ज साइमन ओम कह रहे थे, देखो मैंने इससे पहले आपको क्या बताया, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी होता है। तो फिर बता देता हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो भी ओवरव्यू के लिए आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। दिस इज हाइयर पोटेंशियल जिसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, दिस इज लोअर पोटेंशियल जिसे हम नेगेटिव पोजीशन बोलते हैं। दो टर्म मतलब एक बैटरी के अंदर मान लेते हैं दो हमारे पास टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम हाइयर पोटेंशियल बोलते हैं एंड नेगेटिव टर्मिनल को हम लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। मान लो कि यहाँ पर 5 वोल्ट है और यहाँ पर 2 वोल्ट है, मैंने ये कहा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है? 3 वोल्ट। ओके, मैंने कहा कि ये 5 वोल्ट है और यहाँ पर ये 3 वोल्ट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 2 वोल्ट। मैंने कहा ये 5 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 वोल्ट है। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये 5 वोल्ट है और यहां पर भी 5 वोल्ट है, तो इनके बीच का डिफरेंस है 0 वोल्ट। अब क्या हुआ, क्या मतलब है इसका? देखिए एक एक करके समझाता हूं। जब डिफरेंस 3 वोल्ट है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसे कनेक्ट करूं तो ये बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि करंट पास होगा। ठीक, जब 2 वोल्ट है इसका मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है, तो इसका मतलब करंट पास होगा और बल्ब ग्लो करेगा। जब इनके बीच का डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है? ये ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई जो भी बैटरी पे लिखा रहता है 2 3 4 5 वोल्ट, दिस इज बेसिकली एन ईएमएफ। तो यहाँ पर 1 वोल्ट है, इसका मतलब बल्ब ग्लो करेगा, बेशक थोड़ा सा लाइट ग्लो करे, उतना ज्यादा ब्राइट ना हो, लाइट हो, ठीक है ना, तो बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन जब 0 वोल्ट हो गया तो इसका मतलब है कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो एक बात बताइए, जब हम किसी बैटरी से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं, भाई वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा वोल्ट पे यानी ज्यादा करंट पे नहीं चलना चाहिए, लोअर करंट पे अप्लाई हो जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसके लिए हम वोल्टेज को देखेंगे। तो देखिए कि अगर हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रन करना है, चाहे बल्ब को जलाना है, तो मुझे यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच मुझे एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इन दोनों पॉइंट के बीच एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखना पड़ता है, तभी बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं चलेगा। तो जॉर्ज साइमन ओम ने यहां से ये नतीजा निकाला कि भाई वोल्टेज है तो ही हमारे पास एम्पियर है, करंट है, अदरवाइज नहीं है। और मान लो कि हम 3 वोल्ट की बैटरी से 100 वाट का बल्ब जला पाएंगे क्या? नहीं, उसके लिए मुझे हाइयर पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटाऊंगा तो करंट भी घटेगा। फिर दोबारा, अगर मैं 3 वोल्ट की बैटरी से अगर एक 100 वाट का बल्ब जलाऊं तो ग्लो नहीं करेगा, करंट पास होगा लेकिन ग्लो नहीं करेगा, यानी जलेगा नहीं। तो मुझे क्या करना होगा? इस बैटरी की जो वोल्टेज है इसको बढ़ानी पड़ेगी। 20-25 वोल्ट कर दूंगा तो जलने लग जाएगी, अभी 3 वोल्ट वाले से एलईडी बल्ब जलेगा। तो देखिए कि अगर बल्ब जिसे करंट ज्यादा चाहिए, अगर करंट ज्यादा चाहिए तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा चाहिए होगा। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को कम करंट चाहिए रन करने के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम लगेगा। तो सिंपल सा फंडा ये है कि मुझे एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है, लेकिन वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस
अगर वो बढ़ और घट रहा है तो उसका रिलेशन करंट से है। अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर घटेगा तो करंट भी घटेगा। तो जॉर्ज साइमन ओम यही देते हैं कि कहते हैं वो कि ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है द करंट flowing through the conductor is directly proportional to the applied voltage across its end at constant temperature। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसे आप याद रखिएगा वरना पूरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों भाई, ये जो फंडा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा, ये एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पर ही होगा। अगर रूम टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिलेगा और वो होगा, ठीक है, करंट भाई कम फ्लो होगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट रूम टेम्परेचर, फिक्स रूम टेम्परेचर पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। ये डेफिनेशन कह रहा है, आप इसे उतार सकते हैं। तो ये पार्ट खत्म हो गया, डेफिनेशन एंड चीजें आपको क्लियर हो गई। मेरे हिसाब से इतना बेस्ट रहेगा आपके समझने के लिए और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। अब आगे देखिए भाई क्या कहता है डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या कह रहा है कि भाई करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। हम ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी गलत नहीं, ठीक है भाई। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। ये जो साइन है इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। समझ में आया? तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखिए हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, तो जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो क्या होगा एक्चुअली में V इज इक्वल्स टू हो जाएगा RI। क्या हो जाएगा? RI। अब ये R एंड क्या है, ये क्या है एक्चुअली में? सो दिस इज अ कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं कांस्टेंट आ जाता है और इस कांस्टेंट का नाम दिया गया रेजिस्टेंस। क्या दिया गया? रेजिस्टेंस। ओके, तो बुक वगैरह में जो लिखा रहता है वो ऐसे लिखा था V इज इक्वल्स टू आई आर, तो ऐसे ही आप याद रखिए V इज इक्वल्स टू आर आई, याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअली में ऐसे इस तरीके से डेरिवेशन हम करते हैं। तो ये जो R होता है ये होता है रेजिस्टेंस। अभी हम थोड़ा सर नेक्स्ट पार्ट में रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे, बहुत जरूरी है इसे बहुत अच्छे से समझना। अभी के लिए समझिए कि ये कांस्टेंट क्रिएट हो गया ओम्स लॉ से, इस R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके, अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब जो हमारा ओम है, ये OHMS जो ऐसे लिखा हुआ है, ये ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये जो R होता है, अगर मैं यहां से R डिफाइन करूं तो R इज इक्वल्स टू होता है V बाय I, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है इसकी SI यूनिट जो है, यानी इस कांस्टेंट को जो हम मेजर करते हैं, ये चीज निकला भाई ओम्स लॉ के डेफिनेशन से। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो SI यूनिट है वो क्या है? ओम। और ओम को हम इस तरीके से बनाते हैं, ये क्या है? साइन ऑफ ओम, ठीक है, साइन ऑफ ओम। तो ये कहीं पर भी लिखा है या ये कहीं पर भी बना है तो ये किसको भाई इंडिकेट कर रहा है? रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। और ये किसका साइन है? ओम का। ओम किस लिए यूज करते हैं भाई? रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है ना। ये किसका साइन है? ओम का। और इसको हम किस लिए यूज करते हैं? रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? V का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और I का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। तो हम बोल सकते हैं ओम इज इक्वल्स टू V A माइनस, ठीक है ना। तो 1 ओम इज इक्वल्स टू हो गया 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज 1 ओम। 1 ओम कब होगा? जब 1
वोल्ट का करंट, 1 वोल्ट 2 पॉइंट के बीच हो और 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा हो, तो हम इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। तो व्हाट इज 1 ओम? तो 1 ओम इज डिफाइंड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर when 1 volt of potential difference is maintained across the end of conductor, ठीक है, या across end of its conductor। यानी जब किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा हो और उसके दोनों पॉइंट, अब मान लो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है आपके लिए समझाना डेफिनेशन थ्योरेटिकली, ये 2 पॉइंट है, मैं कह सकता हूं कि भाई इन दोनों के बीच, इन 2 पॉइंट के बीच 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस तब होगा जब 1 एम्पियर का करंट पास हो और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच कितना हो, 1 वोल्ट। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। तो डेफिनेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए खुद से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। ओके, जो भी मैं बोलता हूँ उसे खुद से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, रेजिस्टेंस वगैरह समझ में, रेजिस्टेंस को हम और अच्छे से समझेंगे। अभी मैंने सिर्फ एज ए टर्मिनोलॉजी आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम रेजिस्टेंस अच्छे से कवर अप करेंगे, जिसमें डेफिनेशन एंड ऑल चीजें देखेंगे। अब हमारा जो रह गया है वो है ग्राफ। ग्राफ क्या कहता है, ठीक है। तो लास्ट में ग्राफ आता है भाई, पेपर में ग्राफ बहुत जरूरी है। इस पे क्वेश्चन आता है ओम्स लॉ में, ग्राफ के बेसिस पे, ये ग्राफ क्या कह रहा है, किस लॉ को फॉलो कर रहा है एंड ऑल। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, भाई V घटेगा तो I घटेगा। तो एक ग्राफ बनाते हैं। मैंने लिखा 1 वोल्ट, मैंने लिखा 2 वोल्ट, मैंने लिखा 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, फिर मैंने लिखा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर एंड ऑल। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि ओम्स लॉ कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब 1 वोल्ट का वोल्टेज होगा तो 1 एम्पियर का करंट पास होगा। जब 2 वोल्ट होगा तो 2 एम्पियर, जब 3 होगा तो 3, जब 4 होगा तो 4। अब अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं तो देखो हमेशा कैसा मिलेगा, एक लीनियर लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा, लीनियर। ओके, तो इस बेसिस पे चीजें भी फाइंड करने के लिए आ जाती है कभी कभार। तो कभी भी ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनता है ये कुछ ऐसा बनता है, और ये ग्राफ क्या सिग्निफाई करता है भाई, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट जो है, तो ये बता रहे हैं हमें कि भाई 1 वोल्ट का करंट है तो 1 एम्पियर हो रहा होगा, 2 वोल्ट तो 2 एम्पियर, 3 वोल्ट तो 3 एम्पियर, 4 वोल्ट तो 4 एम्पियर। क्योंकि दोनों ही चीज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। सो हमें एक लीनियर लाइन मिलता है क्योंकि ये कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है, एक तरीके से। और ये था हमारा ओम्स लॉ का ग्राफ। इसके बेसिस पे पूछा जाता है क्वेश्चन वगैरह तो हम देखेंगे, बट अभी के लिए आपके लिए ये ग्राफ था। और यहाँ आपका ओम्स लॉ खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस के साथ। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें।